हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। मैं संगम कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोरोना वायरस पर बनी जो दवा बनी हुई है उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। और हाल ही में सूर्य ग्रहण पार हुआ है, उसके बारे में जानकारियाँ दूंगा। और साथ ही साथ गलवान घाटी, भारत चीन झड़प बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए पूरी जानकारी। बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये स्टार्ट करते हैं, देर ना करते। कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्केटिंग की अनुमति दी थी तो इसका नाम है फेविपिराविर। फेविपिराविर नाम की दवा पहली दवा है जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दी है। अच्छा, ये फेविपिराविर ये एक जेनरिक नाम है, फेविपिराविर, जबकि मार्केट में यह दवा आपको मिलेगी फेविफ्लू नाम से। याद रखिएगा, आपको जब जाएंगे मार्केट में लेने के लिए मेडिकल पे, तो फेविफ्लू नाम से भी ये दवा मिलेगी। ठीक है। हालांकि इस अप्रूवल के अगले ही दिन एक और दवा के ही मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की परमिशन ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने दे दी थी। ठीक है, आइए जानते हैं उसके बारे में भी। कोरोना वायरस के इलाज के लिए किन दवाओं के उत्पादन और मार्केटिंग की अनुमति ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने दी, तो दोनों दवा के बारे में आपको बताऊंगा विस्तार से। फेविपिराविर और रेमडेसिविर, इन दो दवाओं को ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी थी। ठीक है, आगे जानते हैं आगे। तो पहली दवा फेविपिराविर और दूसरी दवा रेमडेसिविर। यह दवा कोविड-4 नाम से मार्केट में मिलेगी। ठीक है। अब तक कोविड-19 के इलाज के लिए इंडिया में ICMR की ओर से मलेरिया में काम आने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन को रेकमेंड किया जा रहा है, लेकिन इसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की ओर से इसे कोविड-19 के इलाज के लिए नहीं बताया गया। अब फेविपिराविर पहली दवा बन चुकी है जिसे कमर्शियल मार्केटिंग के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरी दवा रेमडेसिविर है। ठीक है। अच्छा, किस कंपनियों को फेविपिराविर दवा के निर्माण और बेचने की अनुमति है, ये उसके भी जान लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने 19 जून को यह जानकारी दी कि वह भारत में पहली फार्मा कंपनी बन चुकी है जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से मिल चुका है फेविपिराविर के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए। अच्छा, इतना तो आप जान चुके हैं। अब आपके माइंड में घूम रहा होगा इस दवा का कीमत क्या होगा, प्राइस क्या होगा मार्केट में, हमें किस दाम पर मिलेगा। तो आप टेंशन काहे ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ना। आइए जानते हैं कीमत के बारे में। तो दोस्तों, 200 mg की एक टैबलेट की कीमत 103 रुपये होगी। 200 mg की एक टैबलेट होगी, उसका कीमत 103 रुपये। और 34 टैबलेट की एक स्ट्रिप है, 34 टैबलेट की एक स्ट्रिप है, इसकी कीमत 3500 रुपये होगी। अगले सप्ताह से यह दवा मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आप बोलेंगे दाम तो जान लिए हैं, बोलेंगे कि इसको डेवलप कब हुआ, ये कब डेवलप किया गया, तो ये इसके बारे में भी जान लीजिए। आप चौंकिएगा नहीं। इस दवा को जापान में 2014 में डेवलप किया गया था। ठीक है, वहाँ इसे एविगन नाम से मार्केट में बेचा जाता है। अब आपके दिमागों में घूम रहा होगा कि जब 2014 में डेवलप हुआ था तो ये इतना लोग मर क्यों रहे हैं अभी कोरोना वायरस के कारण। तो आप टेंशन क्या ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ना। आइए देखते हैं 2014 में कैसे विकसित हो गई थी। किसी भी दवा की खोज में कई सालों का रिसर्च का वक्त लगता है, बहुत सी प्रक्रियाओं से इसे गुजरना होता है। ऐसे में जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है तो लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत दवा चाहिए। ठीक है, चाहिए कि नहीं। ऐसे में जब कोई नई बीमारी आती है, नई दवा की खोज के साथ साथ पुरानी दवाओं का ट्रायल किया जाता है कि कितनी असरकारक है। तो दुनिया भर में दवाओं के ट्रायल का सिलसिला चल रहा था। लंबी लिस्ट है ऐसी दवाओं की। इनमें फेविपिराविर और रेमडेसिविर कोरोना पेशेंट के इलाज में कारगर पाई गई है।
रेमडेसिविर दवा इंजेक्शन के तौर पर ली जाती है, जबकि फेविपिराविर टैबलेट के फॉर्म में है। तो इस दवा को लेना आसान है मरीज के लिए। अब आप पूछेंगे क्या सभी प्रकार के कोरोना पेशेंट इसके लिए कारगर हैं? तो नहीं, रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, केवल माइल्ड टू मॉडरेट, इसका मतलब अगर हल्के लक्षण हैं तो ही यह कारगर है। जिनमें सीवियर लक्षण पाए जाते हैं और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उनमें यह दवा कामयाब नहीं होगी। ठीक है भाई, इतना जान लिए। तो आप पूछेंगे कैसे मिलेगी दवा? मैं वही बताता हूँ, देख लीजिए। यह डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगा। आपको सेल्फ प्रेस्क्राइब नहीं करना है। इस दवा को तभी खाना है जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें। ठीक है। एक और बात कि डॉक्टर भी पेशेंट की कंसेंट के बिना दवा नहीं दे सकते। यानी डॉक्टर को भी अगर दवा देना होगा मरीज को तो लिखित में लेना होगा कि मैं तुम्हें फेविपिराविर दे रहा हूं। अगर पेशेंट हाँ कहता है तब ये दवा दी जाएगी। ग्लेनमार्क कंपनी का कहना है कि अगर कोविड-19 मरीज को डायबिटीज और हार्ट डिजीज है तो उन केस में भी दी जा सकती है। दवा 4 दिन में असर दिखाना शुरू करती है। अच्छा, इसके फायदा और कीमत सब आपने जान लिया, बहुत खुश हो लिए। आइए आपको बताता हूँ चौंकाने वाली बात, इसका नुकसान भी है। तो क्या नुकसान है भाई फेविपिराविर दवा का? बता रहा हूँ। हाँ, इस दवा का नुकसान भी है। जापान और अन्य देशों में कड़ी निगरानी में दवा दी जाती है। यह टेरेट्रोजन का काम करती है। यह माँ से बच्चे के शरीर में जा सकती है फीड्स के माध्यम से। अब आप कहेंगे फीड्स क्या है? तो जानिए कुछ गूगल बाबा से। तो मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट देखने को मिले हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इसे फीड्स कहते हैं। जब बच्चा फीड्स में होता है तो सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। लेकिन यह दवा जिस तरह से वायरस के ग्रोथ को रोकता है, उसी तरह से यह दवा सेल्स के ग्रोथ में भी रोक सकता है। इसी वजह से यह प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं दी जानी चाहिए। तो ये जानते हैं रेमडेसिविर के बारे में। इस दवा को भी ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 दवा के तौर पर परमिशन दी है। संदिग्ध और कन्फर्म मरीजों में गंभीर स्टेज पर यह दवा यूज की जाएगी। इस दवा को इंडियन बेस्ड कंपनी हेटेरो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करेगी। मार्केट में यह दवा कोविड-4 नाम से मिलेगी। आपको याद रखिएगा जब जाइएगा लेने के लिए। तो वैसे आप सुरक्षित रहिएगा, अच्छा है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट लीवर पर पड़ता है। लीवर में एंजाइम में गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा, आप सब जान ही गए कीमत, दवा कहाँ बना, कैसे बना। अच्छा, एक बात आपको दिमाग में जरूर घूम रहा होगा, इसकी अप्रूवल देता कौन है? आइए उसको भी जान लेते हैं कुछ विस्तार से थोड़ा सा। भारत में दवा को अप्रूवल देता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी CDSCO, ये शॉर्ट नेम है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। यह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। CDSCO के चीफ को ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और दवाएं हैं जिसपे एंटी लेप्रोसी ड्रग का भी ट्रायल चल रहा है। इन 2 दवाओं का ACQH और यूनिफेनोविर माइक्रोबैक्टीरियम W, इस पर ड्रग ट्रायल चल रहा है। नेक्स्ट, ये जानते हैं थोड़ा सा, मैं आपको करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ पहले भी। कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है? तो दिल्ली में। अगर आप देखते होंगे मेरा करंट अफेयर्स वीडियो तो उसमें मैं बता चुका हूँ। तो ये आप लोग कहे अनुसार मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ विस्तार से। यह सेंटर दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक विशाल परिसर में स्थित है। 300 एकड़ में फैले इस परिसर में अब दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। फिलहाल इसे तैयार किया जा रहा है।
परिसर के अंदर 12,50,000 वर्ग फुट का शेड है। इसमें कोरोना पेशेंट के लिए 10,000 बेड लगाए जा रहे हैं। यह 22 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा क्षेत्र का है। इस शेड का इस्तेमाल सालों से सत्संग के लिए होता रहा है। इसके विशाल आकार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक साथ 3 लाख लोग बैठकर सत्संग सुन चुके हैं, तो आप अंदाजा तो लगा सकते हैं 3 लाख लोग। ठीक है। कोविड सेंटर में लगने वाले बेड को सैनिटाइज करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होंगे। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी तैयारी का जायजा भी लिया है। यहाँ पर कुल 10,000 बेडों में से 1,000 ऐसे होंगे जिनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे होंगे। इसके साथ ही पैथोलॉजी लैब भी बनाई जाएगी, जिससे कि मरीजों की जांच आसानी से हो सके। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह केंद्र अकेले ही करीब 20 ऐसे अस्पतालों का काम करेगा जहां 500 मरीजों की व्यवस्था होती है। ठीक है, आप इतना तो जान चुके हैं। अब दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूर्य ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण अभी पार हुआ है 21 जून को, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और हाँ, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने स्किप किया तो आपने बहुत चीज़ खो चुके हैं। तो चलिए बताता हूँ आपको, इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण कब हुआ? तो 21 जून को, अभी हाल ही में पार हुआ है, 2-4 दिन हुआ। यह सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो का स्किप ना कीजिए, देखते रहिए, क्योंकि यह इस सेंचुरी का डीपेस्ट सोलर इक्लिप्स था। साइंटिस्ट का कहना है कि 98.8% ढांक लिया, तो इसे डीपेस्ट एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जानते हैं इसकी बेसिक बातें। इक्लिप्स का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिक टर्म के रूप में कहते हैं कि जब 2 सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड के बीच में तीसरा बॉडी आ जाती है और वहाँ पर व्यूइंग नहीं हो पाता, तो इस सिचुएशन को बेसिकली इक्लिप्स कहते हैं। बेसिक मतलब हुआ कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और सन की रोशनी को ढक लेता है, तो इसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ये रहा हमारे भाषा में। अब तो आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं, जानते हैं बारी बारी से। पर्शियल बारे में जानेंगे पहले हम। जब चंद्रमा सूरज को थोड़ा सा ढकता है, इस तरह को पर्शियल कहते हैं। ये एक तरह था। दूसरा जानते हैं टोटल, जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है और किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, तो यह टोटल इक्लिप्स कहते हैं। डायमंड रिंग इफेक्ट टोटल सोलर इक्लिप्स में दिखता है। इस तरह से डायमंड की तरह छोटी चमकदार रोशनी होती है। तीसरा है एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जो 21 जून को आपने देख ही लिया। ठीक है। चंद्रमा सूर्य को, देखिए बताते हैं, चंद्रमा सूर्य को तो ढक लेता है, लेकिन इसमें पूरी तरह से नहीं ढक पाता है और इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। दरअसल यह सब होता है चंद्रमा के पृथ्वी से दूर या नज़दीक होने से। चांद अगर दूर होगा तो टोटल सोलर इक्लिप्स दिखने को मिलेगा, जिसमें डायमंड रिंग बनता है। थोड़ा नज़दीक हुआ तो यह एन्युलर सोलर इक्लिप्स हुआ। चांद जितना नज़दीक होगा उतना कम एरिया में पृथ्वी पर सूर्य की किरण नहीं आ पाएगी। अच्छा, इस बार के एन्युलर सोलर इक्लिप्स को नेकलेस ऑफ पियर्स भी कहा गया है। ठीक है। वैसे तो सूर्य ग्रहण भारत में दिखा, लेकिन एन्युलर सोलर इक्लिप्स का बेहतर नज़ारा 3 राज्य राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में दिखाई दिया। अब आप कहेंगे इपेस्ट एन्युलर सोलर इक्लिप्स क्यों? ये बताते हैं, टेंशन ना लीजिए आप। डीपेस्ट का मतलब होता है चांद पूरी तरह से सूरज को ढक नहीं पाता है। यहाँ पर रिंग ऑफ फायर का शेप क्रिएट करते हुए डीपेस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि 98.9% ढक लिया तो इसे डीपेस्ट एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं।
भारत में अगला सूर्य ग्रहण 11 साल बाद 21 मई 2031 को दिखेगा। आप डेट याद रखिएगा, आपको देखना होगा। इस बार आप मिस कर चुके हैं, पता है हमको। इस शताब्दी में 5 और इक्लिप्स देखने को मिलेगी, इसीलिए बोलते थे कि आप डेट याद रखिए। 5 के बाद छठवां उसको देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इतना तो आप जान चुके हैं। आइए अब जानते हैं भारत और चीन में झड़प के बारे में। गलवान घाटी में जो हुआ है, तो देखते हैं। गलवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को कितनी रकम तक के हथियार खरीदने के अधिकार दिए हैं? तो 500 करोड़ की रकम तक के हथियार खरीदने के अधिकार दिए हैं। सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर हथियारों के इस्तेमाल के नियमों का बदलाव किया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नियमों के बदलाव के तहत फील्ड कमांडर को यह अधिकार दिया गया है कि वे विशेष परिस्थितियों में अपने जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर LAC में हथियार ले जाना क्यों अनुमति नहीं है, तो बताता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब बताऊँगा धीरे धीरे। गलवान में हुई झड़प के दौरान भारतीय जवानों ने इसलिए हथियार को इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि 1996 और 2005 में हुए समझौते में ऐसा ना करने पर चीन और भारत में सहमति बनी थी। दोनों देशों में इस बात पर भी समझौता हुआ था कि उनकी सेनाएं LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में विस्फोटक और हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। चीन लगातार गलवान घाटी को अपनी सीमा में बता रहा है। भारत सरकार का कहना है कि गलवान घाटी पर चीन के दावे मंजूर नहीं हैं। ये चीन के खुद के पहले के रुख के उलट हैं। इधर चीन ने ग्लोबल टाइम के जरिए कहा है कि अगर LAC पर हथियार का इस्तेमाल हुआ तो बुरे अंजाम होंगे। भारत और चीन सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत 22 जून को हो चुकी है। लद्दाख में चांगसुल के सामने चाइनीज साइड में ही रही। यह पैंगोंग त्सो लेक के कुछ किलोमीटर पर है। और हाँ, इसी के साथ ये समाप्त होता है। और मैं आपको एक बात बताना भूल चुका हूँ, जो अभी हाल ही में अभी चर्चा में था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आप हमको याद ही रखेंगे कि बंदा था जो बता कर गया। ठीक है, बताते हैं, तो आप सुनिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। यह योजना के तहत कितनी रकम खर्च होगी? तो इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी। इस स्कीम के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, इन 6 राज्यों के 116 जिलों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के तहत फिलहाल 125 दिनों तक श्रमिकों को काम दिया जाएगा। कोरोना संकट की वजह से अपने शहरों को लौटे श्रमिकों को इस स्कीम से फायदा होंगे। इस योजना के तहत लोगों को 22 तरह के काम मिलेंगे। आइए इनमें कुछ जानते हैं हम। इन 25 कार्यों को 22 नहीं 25 तरह के काम मिलेंगे। इनमें बताते हैं कुछ। आंगनबाड़ी केंद्र, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, रेलवे में काम, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरबन मिशन, सोलर पंप सेट, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने आदि इसी तरह का काम शामिल है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आपने जाना सूर्य ग्रहण के बारे में, गलवान घाटी के बारे में और गरीब कल्याण योजना के बारे में अर्थात, और आपने जाना कोविड-19 के में जो दवा मेडिसिन बना है उसके बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और आप चाहते हैं इसी तरह का अपडेट पाने के लिए तो बेल आइकन घंटी दबा दें। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अब करंट अफेयर देखते हैं तो उसको डेली देखिए, पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।